दोस्तों स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और कहानी की जो एक सीरीज़ थी हमने शुरू की थी, जो हिंदी कहानियाँ हैं नेट के सिलेबस की 21 कहानी, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। और उसकी अगली कड़ी में आज हमारे सामने है जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी। ठीक है, आकाशदीप कहानी को हम देखेंगे। जैसे पिछली कहानी का हमने वाचन किया था, कथानक देखा था, उसका प्रमुख तथ्य जो होते हैं उसके वो देखे थे। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद का सामान्य सा जीवन परिचय देख लेते हैं, उनके बारे में सामान्य सी जानकारी जो वो प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद कहानी के कथानक को देखेंगे और फिर तत्पश्चात कहानी का वाचन भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म होता है 1889 ईस्वी में। ठीक है, और इनका निधन होता है 1937 ईस्वी में। साहित्य संसार की मैं बात करूं तो जयशंकर प्रसाद जी को हीला चंद्र जोशी और आगे जी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। ठीक है, छायावादी कवि हैं ये। ठीक है, प्रेम और सौंदर्य का कवि भी इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम साहित्य संसार में इनकी काव्य रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो उर्वशी 1909 ईस्वी में ये जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की किसी भी परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जयशंकर प्रसाद को आप इनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ते रहिए और लिख भी लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास जानकारी नहीं है या मटेरियल नहीं है तो आप लिख भी सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की सबसे पहली रचना काव्य रचनाओं की बात कर रहे हैं हम। उर्वशी 1909 ईस्वी में, प्रेम पथिक 1914 ईस्वी में, महाराणा का महत्व। ठीक है, 1914 ईस्वी चित्रधारा। ठीक है, चित्रधारा नहीं होना चाहिए, चित्रधार होना चाहिए। ठीक है, 1918, झरना 1918, अंश 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। कामायनी इनका महाकाव्य है और अंशु इनका जो वो शोक गीत है। ठीक है, जैसे निराला जी का जो शोक गीत है वो सरोज समृद्धि है, इसी तरह से प्रसाद जी का जो शोक गीत है वो अंशु है। ठीक है, 1925 ईस्वी में। नाटक की बात कर लेते हैं कि नाटक कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं। तो करुणालय 1913 ईस्वी में, और इसको हिंदी का पहला गीति नाट्य कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का पहला गीति नाट्य किसे कहा जाता है, इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना भी रहती है। तो करुणालय 1913 ईस्वी में जो गीति नाट्य, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1914, विशाख 1921 और आजाद शत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ। ठीक है, 1926, कामना 1927, इसको अनियुक्ति नाटक भी कहते हैं कामना को। ठीक है, हिंदी का पहला अनियुक्ति नाटक कामना है। स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट, ये एकांकी है जयशंकर प्रसाद जी की 1929 ईस्वी में। कई विद्वानों के अनुसार हिंदी की पहली एकांकी है। ठीक है, पश्चिमी ढंग पर। उसके बाद आगे है चंद्रगुप्त 1921 ईस्वी और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी को ऐतिहासिक नाटककार माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, ऐतिहासिक नाट्यकार माना जाता है। निबंध की बात कर लेते हैं। एक इनका निबंध संग्रह है काव्य कला तथा अन्य निबंध। ठीक है, क्या नाम है निबंध का, काव्य कला तथा अन्य निबंध। ठीक है, निबंध नहीं है, निबंध है। ठीक है, 1929 में, 39 सॉरी, इसमें इन्हें 10-12 निबंध जो इनके संग्रहित हैं। ठीक है, ठीक है। अब पहली कहानी और अंतिम कहानी की भी बात करें तो ग्राम 1918 ईस्वी में। ठीक है, 1918 नहीं है, ये 1912 है। ठीक है, 1912 ईस्वी इंदु पत्रिका में प्रकाशित सालवती अंतिम कहानी है। ठीक है, और कुल कहानी इन्होंने 69-70 कहानियां लिखी हैं। ठीक है, ये 1918 नहीं है, 1912 है। ठीक है, आगे चलते हैं। और आकाशदीप जो कहानी आपकी लगी है, ठीक है, आकाशदीप 1928 ईस्वी में, आकाशदीप कहानी संग्रह में ही संकलित है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं भी गलत हो गया, तो आकाशदीप कहानी में ही संकलित है ये। ठीक है, उसके बाद इस कहानी के कथानक की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कथानक मैं थोड़ा सा आंशिक ही आपको यहाँ पे बताऊंगा, उसके बाद हम जब वाचन करेंगे कहानी का तो हम समझ जाएंगे इसको। ठीक है, कथानक की बात करते हैं। तो महाजलपोत से संबंध एक नाव पर बंदी बुद्धगुप्त और चंपा के बीच प्रेम का अंकुरण होता है। ठीक है, और इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य वर्ण है, वो प्रेम और घृणा का अंतर्द्वंद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कहानी में। ठीक है, जब वाचन करेंगे तो आप इसको समझेंगे। ठीक है, नायिका चंपा को कुछ समय बाद एहसास होता है कि वह अनजाने में अपने व्यापारी पिता की हत्यारे जल्द से उसे प्रेम करने लगी है। वह उसे मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहती है, किंतु उसके अंतस में भीषण अंतर्द्वंद मच उठता है। आकाशदीप की नायिका चंपा जलदस्यु बुद्धगुप्त की रानी बनकर उस द्वीप में रहने के बजाय ग्रामवासियों के बीच सन्यासीन बनकर रहना गवारा करती है। ठीक है, द्वीप के तट पर भटके हुए जहाज़ों को रोशनी
दिखाने के लिए एक स्तंभ बनवाकर वहाँ आकाशदीप स्थापित कर देती है। प्रेमी बुद्धगुप्त एकाकी भारत लौटता है और चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक बिखेरती है। ठीक है, बुद्धगुप्त स्वदेश अकेला ही लौटा था। ठीक है, ये सही बात है कि बुद्धगुप्त जो था वो अकेला लौटता है, चंपा नहीं आती है। ठीक है, शैली की बात कर लें हम तो वर्णनात्मक और संवादात्मक शैली है। संवाद आप देखेंगे पहले जब कहानी की शुरुआत होती है तो संवाद से ही होती है। उद्देश्य और या वर्णन विषय की हम छोटी सी बात कर लेते हैं कि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये विशुद्ध रोमानी कहानी है, ठीक है, जिसमें प्रेम और घृणा के द्वंद्व का चित्रण हुआ है। ठीक है, प्रेम और घृणा के अंतर्द्वंद्व का चित्रण हुआ है। पात्रों की बात कर लें तो इसमें पात्र जो है वो बुद्धगुप्त है। ठीक है, इस कहानी का नायक है चंपा नायिका, जया जो चंपा की दासी होती है। ठीक है, मणिभद्र है एक, ठीक है, द्वीप के निवासी हैं। ठीक है, कौन सी निवासी हैं? द्वीप के निवासी होंगे इसके पात्र। बाकी जब हम कहानी का वाचन करेंगे तो आपको कोई पात्र महत्वपूर्ण लगे तो उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कहानी के बारे में, आकाशदीप कहानी क्या है उसका कथानक देख लिया और लेखक का सामान्य सा परिचय भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कहानी का वाचन करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी का वाचन। शुरू करते हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप। ठीक है, पहले ही संवाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इस कहानी को संवादात्मक कहानी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, बंदी क्या है, सोने दो। ठीक है, एक प्रश्न पूछ रहा है, एक बंदी। यहाँ पे ये बंदी कौन होते हैं? एक नाव जो होती है उसमें बंदी होते हैं चंपा और बुद्धगुप्त। ठीक है, नायक और नायिका, पहले ही इनके संवाद यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसको समझिएगा आप अच्छे तरीके से। बंदी क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। ठीक है, शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें होने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, ये क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को लग करते हुए स्त्री ने कहा। और ये जो कथन है, क्या स्त्री होना कोई पाप है, ये 2018 या 19 में नेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि क्या स्त्री होना कोई पाप है, ये वाक्य, ये कथन कौन सी कहानी से उद्धृत है या कौन सी कहानी से आया है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपको लगता है इस तरह के जो महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आपको वो लिख भी लेने चाहिए और याद भी कर लेने चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी कहानी से है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। ठीक है, ये कौन बात कर रहा है? ये बुद्धगुप्त पूछ रहा है। ठीक है, तार खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की जो भाषा शैली होती है वो संस्कृत निष्ठ होती है, तत्सम शब्दावली प्रधान। इसलिए आपको जो यहाँ पे जो ये कहानी है इसमें आपको जो तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा देखने को मिलेगी। ठीक है, अधिकतर शब्द जो संस्कृत के हैं यहाँ पे। ठीक है, अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था, समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नावी के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकलकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सासा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी! आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढंक गए। ठीक है, तारे ढंक गए। तिरंगे उद्वेलित हुई। समुद्र गर्जने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था।
नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें भी बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में है। जल में होगा नायक। अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ, ठीक है। मणिभद्र भी उस पोत का अध्यक्ष था, ठीक है। अब उस पोत अध्यक्ष ने क्या किया है, जो मणिभद्र था उसका भी कोई नौकर होगा, वो स्वामी बन बैठा है। और जो ये पोत अध्यक्ष मणिभद्र था उसको कहीं बंदी वगैरह बना लिया गया है। तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त, कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था, वो क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया, ठीक है। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गतिशील थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव यानी जल्दी से, ठीक है, नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डालू से गिरा दिया, ठीक है। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंटिंग संबंधी मिस्टेक है। बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। शासन नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वाणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 वर्ष से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुंशी के दीर्घनित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिपित, ठीक है, का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, ठीक है। ये बुद्धगुप्त कहाँ का है? ताम्रलिपित का, ठीक है। ताम्रलिप्ति का बुद्धगुप्त है। और चंपा कहाँ की रहने वाली है, ऊपर हम देख लेते हैं। इसके बारे में पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जाह्नवी के तट पर, ठीक है। चंपा का घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर है, ठीक है। और चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ, ठीक है। चंपा नगरी की रहने वाली है वो, ठीक है। इसको लिख लीजिए बेशक, क्योंकि प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। तो मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगे? ठीक है, ये बुद्धगुप्त पूछ रहा है। मैं अपनी अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निर्देश्य थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे ना थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रम पूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वृक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे, ठीक है। दुर्दांत दस्यु ने देखा, अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका
विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उस समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई, चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी, मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। ठीक है। चंपा हंस पड़ी। 5 वर्ष बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार अंगुलियों से डोरी खींची। वह दीपधार, ठीक है, दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हीर मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा लीं। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ाशैल मालाएं बन रही थी, और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का बंसी झनकर उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंदील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। ठीक है, जया उसकी दासी है। किसकी? चंपा की। एक श्यामा होती है काले, ठीक है, युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी, नील नभोमंडल से, मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती, बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, कि बुद्धगुप्त ने किसको आज्ञा दी थी चंपा को रानी कहने के लिए। ठीक है, ये प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। महानाविक कब तक आएंगे? बाहर पूछो तो चंपा ने कहा, जया चली गई। महानाविक कौन हुए? महानाविक हुए आपके बुद्धगुप्त। दुरागत पवन चंपा के आंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें ये काम करना है? ठीक है। क्षीर निधि साई, ठीक है, क्षीर निधि साई, अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलाऊं? ठीक है, दिलवाऊं? ये चंपा कह रही है। हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? कौन कह? बुद्धगुप्त। उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, ठीक है, अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदीगृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे अधिकार में है, महानाविक। ठीक है, ये कौन कह रहा है? चंपा। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पने लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त, उस विजन एक अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? व नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचार सकते हैं, ठीक है, विचर सकते हैं, सॉरी। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, क्षतृष्ण और ज्वलनशील है। ठीक है, ये यहाँ से वाक्य बन सकता है। ठीक है, ये किसने कहा? ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि ये पंक्ति बहुत आसान है। जलदस्यु का वर्णन सबको पता होगा कि आकाशदीप कहानी में ही आया है, परंतु ये हो सकता है कि ये किस पात्र ने किसके प्रति कहा है। इस तरह के प्रश्न नेट में बन रहे हैं आजकल। ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग्य कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ
ऊंची टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता वर्षों पर घर लौटते, ठीक है, वर्षों पर लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती मेरी माँ, ठीक है। आह नाविक, ये उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जल्द से हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी ये रूप ना देखा था। वह ठठाका हंस पड़ा, ठीक है, ठठाकर हंस पड़ा। ये क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। कौन चला गया? बुद्धगुप्त। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक कर, ठीक है, थक गया था। उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मादिनी किरणों से विरक्त था, ठीक है। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों की उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी, ठीक है। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूब कर बुझ जाऊं। चंपा के देखते ही देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त, ठीक है, बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखो तो महानाविक का वज्रा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है, ठीक है, चंपा कह रही है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खो सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अत्र जल में विसर्जन कर दे। महानाविक, जिसके नाम से बारी जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छल छलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जलदेश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सरहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहुक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। नील सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेदता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया। आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जल्दस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी, ठीक है। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनवाऊंगा चंपा, यहीं उस पहाड़ी पर। संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वनकुसुम विभूषिता चंपा शिबी का आरूढ़ होकर जा रही थी, ठीक है। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को
सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव था। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। सेविका से सहायता लेकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी बनमालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से ये देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, ये क्या है जया, इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या ये सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ये सच भी हो सकता है चंपा। किसने कहा? बुद्धगुप्त ने। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना सप्रीहणीय, आहा, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। ठीक है, ये कथन भी नेट की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आहा, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कथन नेट की परीक्षा में आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। ठीक है, बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्चवासित, ठीक है, उच्चवासित स्वरों में, शब्दों में वो कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा मुझे स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा गया कि स्मरण होता है वो दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा मुझे बस स्मृति नित्य आकर्षित करती है। ये कथन कौन सी कहानी से पूछा गया था या कौन सी कहानी से उद्धृत है? इस तरह के प्रश्न ये नेट में पूछा गया हुआ है। ठीक है, ये वाक्य तो आपको वो भी, इसको भी याद कर लेना है। ठीक है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता, जानती हूँ इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पे की होना चाहिए। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। ठीक है, हृदय के एक दुर्बल अंश पर। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोत पाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी से जन्मभूमि के अंक में। आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं, वह स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने के पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला लिया। ठीक है, मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ। विभवों का, सॉरी वैभव, यहाँ पे वैभव होना चाहिए था, विभव लिखा है, वैभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणी के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। ठीक है, तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आहा, उन लहरों में मेरा निवास हो जाए। महानाविक की उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? ठीक है, पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा। सामुद्रिक नाविकों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल ब्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह
सेवा की पूजा, ठीक है, स्नेह सेवा की, देवी की समाधि सदृश्य पूजा करते रहे। ठीक है, एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। ठीक है, बहुत मार्मिक कहानी है दोस्तों, इसको पढ़िएगा। एक आप कह सकते हैं कि आप इसका सुनिए भी, है मैं वाचन कर रहा हूँ, इसको सुनिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और बहुत मार्मिक कहानी थी, आप जब इसको पढ़ेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।